हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। इसके वास्तविक गुणधर्म एवं प्रकृति के बारे में कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। ब्रह्मांड में होने वाले प्रकाश के विभिन्न परिघटनाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिया है। कुछ सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, तो कुछ सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कण के रूप में आगे बढ़ता है, और कुछ सिद्धांत के अनुसार प्रकाश एक एनर्जी पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। हर एनर्जी पैकेट को फोटॉन कहते हैं। हम जो यह अध्याय पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसका अध्ययन हम यह मानते हुए करेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये तो बातें थीं प्रकाश के बारे में। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह एक परावर्तक सतह है। प्रकाश की किरणें इस सतह की ओर आ रही हैं और इस सतह से टकराने के बाद वापस लौट जा रही है। प्रकाश का परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के कारण ही ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं दृश्यमान हैं। यदि और ज्यादा सही कहा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। इस बात को हम एक डायग्राम से समझते हैं। यह कोई एक वस्तु है, चारों ओर से इस पर प्रकाश पड़ रहा है, और यही प्रकाश इस वस्तु के टकराने के बाद लौटते हुए जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तब जाकर हम इसे देख पाते हैं। इस प्रकार से हमने यह समझा कि प्रकाश और उसके परावर्तन के कारण ही हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने का आभास होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दो नियमों का अनुसरण करते हुए होता है। पहला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तल कहिए या समतल, एक ही बात है। इन दोनों नियमों को इस चित्र में समझते हैं। इस चित्र में दर्पण को एक परावर्तक सतह के रूप में लिया गया है। प्रकाश की एक किरण दर्पण की ओर आ रही है और दर्पण के सतह के किसी एक बिंदु से टकराकर वापस लौट रही है। दोनों नियमों को समझने से पहले हम कुछ शब्दावलियों को जान लेते हैं। चित्र को देखिए। जो किरण दर्पण की ओर आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकरा रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से टकराकर लौट रही किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर ऊर्ध्वाधर एक सीधी रेखा खींची गई है, इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब दर्पण के सतह पर ठीक लंबवत है। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों रेखाओं से एक कोण बन रहा है, इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के छोटी आई से इंगित किया जाता है। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों रेखाओं से भी एक कोण बन रहा है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के छोटी आर से इंगित किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये कि कोण I और कोण R दोनों का मान आपस में बराबर होगा। गणितीय रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। दूसरे नियम को समझने से पहले आप यह जान लीजिए कि इस चित्र में मुख्य रूप से दो समतल है। पहला समतल है दर्पण का सतह अर्थात परावर्तक सतह। दूसरा समतल जो कि दर्पण के सतह पे ठीक लंबवत है, यह समतल। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में इसी दूसरे समतल के बारे में कहा गया है। इसी दूसरे समतल में ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों होते हैं। परावर्तन के ये दोनों नियम हर प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पे लागू होते हैं, चाहे वह पृष्ठ समतल हो, वक्रित हो या फिर रूखड़ी। जब भी प्रकाश का परावर्तन इन पृष्ठों पर होगा, इन्हीं दोनों नियमों का पालन करते हुए ही होगा। दर्पण। दर्पण से हम सभी परिचित हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि इसे परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे कि कांच का वह टुकड़ा जिसका एक सतह किसी धातु अमलगम से रंजित हो, दर्पण कहलाता है। रंजीत
अर्थात किसी पदार्थ का लेप लगा होना। पारा तथा कोई अन्य धातु को मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसे अमलगम कहते हैं। जैसे पारा और सोना को मिलाने पर हमें सोने का अमलगम प्राप्त होता है, इसी प्रकार पारा और चांदी को मिलाने पर हमें चांदी का अमलगम प्राप्त होता है। मुख्य रूप से दर्पण के दो सतह होते हैं। एक, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखने के लिए अपने चेहरे के सामने रखते हैं। इस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है। दूसरा, परावर्तक सतह के ठीक पीछे होता है। इस सतह को रंजीत सतह कहा जाता है। यही रंजीत सतह धातु अमलगम से रंजीत होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सामान्य तौर पर हमारे घरों में समतल दर्पण होता है। इस दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक आभासी प्रतिबिंब, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है तो वैसे प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है तो वैसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ और भी गुण होते हैं। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। इसके अलावा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन को समझने के लिए आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक लड़का अपने बाएं हाथ से थम्स अप कर रहा है, लेकिन इस लड़के का प्रतिबिंब अपने दाहिने हाथ से थम्स अप कर रहा है। यह पार्श्व परिवर्तन का एक उदाहरण है जिसमें वस्तु का दाहिना हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा बन जाता है और वस्तु का बायां हिस्सा प्रतिबिंब का दाहिना हिस्सा बन जाता है। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इस प्रकार के दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह दोनों दर्पण किस प्रकार किसी गोले के पृष्ठ का भाग होता है, इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में यह C केंद्र तथा R त्रिज्या वाला एक कांच का खोखला गोला है। इस गोले को इस प्रकार से कई भागों में बांट देते हैं। अब इन भागों में से आप किसी एक भाग की कल्पना कर सकते हैं। वह कुछ इस प्रकार होगा। गोले के पृष्ठ के इस भाग के दो वक्रित सतह होंगे। एक वक्रित सतह जो अंदर की ओर धंसा होगा, दूसरा वक्रित सतह जो कि उभरा हुआ होगा। यदि उभरे हुए वक्रित सतह को किसी धातु अमलगम से रंजीत कर दिया जाए तो यह अवतल दर्पण बन जाएगा, और यदि अंदर की ओर वक्रित सतह को किसी धातु अमलगम से रंजीत कर दिया जाए तो यह उत्तल दर्पण बन जाएगा। चूंकि अब प्राप्त गोलीय दर्पण कांच के इसी गोले के पृष्ठ का ही भाग है, अतः गोले का यही केंद्र तथा त्रिज्या प्राप्त गोलीय दर्पण का भी केंद्र तथा त्रिज्या होगा। अंतर केवल इतना है कि गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण के संदर्भ में वक्रता केंद्र और गोले के त्रिज्या को गोलीय दर्पण के संदर्भ में वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब यदि हमें दोनों गोलीय दर्पण को परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे के तथ्यों को जानने से पहले हम यह सीख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में डायग्राम बनाते समय यदि हमें किसी दर्पण को दर्शाना हो तो हम उसे कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले समतल दर्पण को दर्शाना सीखते हैं। किसी डायग्राम में समतल दर्पण को दर्शाने के लिए हम एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा खींचेंगे। थोड़ी देर पहले दर्पण टॉपिक के शुरुआत में मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी दर्पण के दो मुख्य सतह होते हैं, परावर्तक सतह और रंजीत सतह। सभी दर्पणों के परावर्तक सतह को हमेशा बाईं ओर तथा रंजीत सतह को हमेशा दाहिने ओर दर्शाया जाता है। समतल दर्पण में रंजीत सतह को दर्शाने के लिए हम इस ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा की दाहिने ओर कुछ तिरछी रेखाएं खींचेंगे इस प्रकार से, और परावर्तक सतह को दर्शाने के लिए हम इस ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा की बाईं ओर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। इस तरह से एक समतल दर्पण को किसी डायग्राम में दर्शाया जाता है। अब हम गोलीय दर्पण की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में सबसे पहले अवतल दर्पण को दर्शाना सीखते हैं।
अवतल दर्पण को डायग्राम में दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से एक वक्र रेखा खींचेंगे। रंजीत सतह को दर्शाने के लिए हम इस वक्र रेखा के दाहिने ओर कुछ तिरछी रेखाएं खींचेंगे और परावर्तक सतह को दर्शाने के लिए हम इस वक्र रेखा के बाईं ओर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। आप यहां देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के परिभाषा के अनुसार ऐसे दर्पणों का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, जो कि इस अवतल दर्पण के डायग्राम में बाईं ओर है। इसी तरह से उत्तल दर्पण को डायग्राम में दर्शाने के लिए हम इस प्रकार एक वक्र रेखा खींचेंगे। रंजीत सतह को दर्शाने के लिए हम इस वक्र रेखा के दाहिने ओर कुछ तिरछी रेखाएं खींचेंगे और परावर्तक सतह को दर्शाने के लिए हम इस वक्र रेखा के बाईं ओर ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। आप यहां देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के परिभाषा के अनुसार ऐसे दर्पणों का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, जो कि इस उत्तल दर्पण के डायग्राम में बाईं ओर है। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों को जानते हैं। यहां बाईं ओर अवतल दर्पण और दाईं ओर उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पणों में mn दर्पण का चौड़ाई है। इसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को कैपिटल P से इंगित किया जाता है। यह दोनों दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से इंगित किया जाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली अनंत इस सीधी क्षैतिज रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से इंगित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को कैपिटल F से इंगित किया जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु दर्पण का बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इसी बिंदु अर्थात मुख्य फोकस F पर वास्तविक या काल्पनिक रूप से मिलती है। अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से मिलती है तथा उत्तल दर्पण में काल्पनिक रूप से मिलती है। वास्तविक किरणों को सॉलिड लाइन से दर्शाया जाता है, जबकि काल्पनिक किरणों को डैश्ड लाइन से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अवतल दर्पण में किरणों का इस प्रकार वास्तविक रूप से मिलना कहलाता है किरणों का अभिसरित होना। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण में किरणों का इस प्रकार काल्पनिक रूप से मिलना कहलाता है किरणों का अपसरित होना। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दोनों दर्पणों में किरणों के परावर्तन के इस गुण को देखते हुए मुख्य फोकस को ऐसे भी परिभाषित किया जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से इंगित किया जाता है। चूंकि मुख्य फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु है, इसलिए PF की दूरी PC की दूरी की आधी होगी, अर्थात PF बराबर PC बटे 2। दिस इंप्लाइज F बराबर R/2। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 2F। इस समीकरण का मतलब यह हुआ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक इसके विपरीत फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यही इन दोनों दूरियों के बीच संबंध है। इन्हीं सब बातों को इन मुख्य बिंदुओं में बताया गया है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसे पढ़ सकते हैं। अब हम एक एक करके दोनों गोलीय दर्पणों में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा समझेंगे। किरण आरेख को अंग्रेजी में रे डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किरण आरेख को देखते हैं। लेकिन उससे पहले
हम कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। वस्तु और उसके प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर तीर द्वारा दर्शाया जाता है। वस्तु को बिंब भी कहते हैं। इसे हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे सॉलिड एरो से दर्शाएंगे जो ऊपर के दिशा की ओर इंगित करता हो। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के सामने अर्थात परावर्तक सतह की ओर रखना होता है। चूंकि परावर्तक सतह को डायग्राम में हमेशा बाईं ओर दिखाया जाता है, इसलिए हम वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष के नीचे ऐसे सॉलिड एरो से दर्शाएंगे जो नीचे के दिशा की ओर इंगित करता हो। चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसे डैश्ड एरो से दर्शाएंगे जो ऊपर के दिशा की ओर इंगित करता हो। प्रतिबिंब किरणों के दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक अथवा काल्पनिक कटान बिंदु पे बनता है। अतः प्रतिबिंब बनने का स्थान निर्धारण के लिए हमें परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को निर्धारित करना होता है। इसी कटान बिंदु और मुख्य अक्ष की न्यूनतम दूरी बने प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। साफ किरण आरेख बनाने के लिए हम वस्तु से केवल 2 किरणों का आपतन कराएंगे। वास्तविक किरणों को सॉलिड लाइन से दर्शाया जाता है, काल्पनिक किरणों को डैश्ड लाइन से दर्शाया जाता है। वास्तविक किरण और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, जबकि काल्पनिक किरण और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। अब हम गोलीय दर्पण में किरणों के परावर्तन के पैटर्न को जान लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इस पैटर्न को हम मुख्य फोकस की परिभाषा में देख चुके हैं। मुख्य फोकस से होते हुए या मुख्य फोकस के अनुदिश आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए वापस लौटेगी। वक्रता केंद्र से होते हुए या वक्रता केंद्र के अनुदिश आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किरण आरेख खींचेंगे। तो अब हम देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पे रखी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें समांतर होती है। इसीलिए हम 2 आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F पर मिलेंगी। अतः प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर होगा। अब चूंकि इस कटान बिंदु और मुख्य अक्ष के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, इसीलिए प्रतिबिंब बिंदु साइज का अर्थात बहुत ही छोटा बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का साइज वस्तु से छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब हम अगले किरण आरेख को देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा जब वस्तु अनंत तथा C अर्थात वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर 2 आपतित किरण लेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा जो वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच कहीं पर है। अतः प्रतिबिंब मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनेगा। यदि इस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में कहा जाए तो इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा होगा। इसके अतिरिक्त यह वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा दर्पण के सामने बनेगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु C अर्थात वक्रता केंद्र पर हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर 2 आपतित किरण लेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरा जो मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पे आपतित होगी
और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु ठीक C के नीचे है। अतः प्रतिबिंब C अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा। यह वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु C अर्थात वक्रता केंद्र तथा F अर्थात मुख्य फोकस के बीच हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर दो आपतित किरण लेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच कहीं पर है। अतः प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा और दर्पण के सामने बनेगा। इसके अलावा इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु F अर्थात मुख्य फोकस पर हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर दो आपतित किरण लेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के इतनी समांतर हैं कि इन दोनों का कटान बिंदु अनंत पे होगा। अतः प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बहुत बड़ा होगा। यह वास्तविक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। अब हम देखते हैं जब वस्तु P अर्थात ध्रुव तथा F अर्थात मुख्य फोकस के बीच हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर दो आपतित किरण लेंगे। एक जो दर्पण के ध्रुव की ओर आपतित होगी और परावर्तन के नियमानुसार वापस लौट जाएगी। दूसरा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगी। यहां हम देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हम इसे दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों परावर्तित किरणों का कटान बिंदु काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख को देखेंगे। पहला है जब वस्तु या बिंब की स्थिति अनंत पर हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अनंत पे रखी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं। इसीलिए हम मुख्य अक्ष के समांतर दो आपतित किरणें लेंगे और ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद इस उत्तल दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F पर काल्पनिक रूप से मिलेंगी। अतः प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर होगा। अब चूंकि इस कटान बिंदु और मुख्य अक्ष के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, इसलिए प्रतिबिंब बिंदु साइज का अर्थात बहुत ही छोटा बनेगा। इसके अलावा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगला किरण आरेख है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो। यहां हम वस्तु के शीर्ष से दर्पण की ओर दो आपतित किरण लेंगे। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से काल्पनिक रूप से गुजरेगी, और दूसरा जो वक्रता केंद्र के अनुदिश होते हुए दर्पण पे आपतित होगी और नियमानुसार परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र के अनुदिश ही उसी दिशा में वापस लौटेगी। यहां आप देख सकते हैं कि इन दोनों परावर्तित किरणों का काल्पनिक कटान बिंदु दर्पण के पीछे P अर्थात ध्रुव तथा F अर्थात मुख्य फोकस के बीच है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P और F के बीच बनेगा। इस प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा होगा। इसके अलावा यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा।
समतल दर्पण के उपयोग। ये कुछ समतल दर्पण के उपयोग हैं। लुकिंग मिरर के रूप में सजावट के लिए मंदिरों, घरों, दुकानों, मॉल इत्यादि में। परिदर्शी में, बहुरूप दर्शक में। अवतल दर्पण के उपयोग। इस दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है। दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बढ़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बढ़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। इस दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, सड़कों के खंभों पर लगाए जाने वाले विद्युत बल्ब के परावर्तक के रूप में। अब यहां एक प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करने का दो मुख्य कारण है। एक, इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और दूसरा, यह दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं ताकि इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सके और वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। दर्पण सूत्र। कुछ देर पहले अवतल और उत्तल दोनों गोलीय दर्पणों के किरण आरेख में आपने देखा कि विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है। प्रतिबिंब की इसी स्थिति और प्रकृति को इस सूत्र से निकाला जा सकता है। 1/v + 1/u = 1/f। इस सूत्र को दर्पण सूत्र कहा जाता है। यहां v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी है। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। बिंब की ऊंचाई का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन के इस परिभाषा से हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को छोटी m से इंगित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से इंगित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को छोटी h से इंगित करते हैं। इस प्रकार हुआ m बराबर h' बटे h। आवर्धन का एक और सूत्र होता है m = -v/u। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चिन्ह परिपाटी हमें यह बताता है कि दर्पण से संबंधित सभी सूत्रों के चरमान को धनात्मक या ऋणात्मक किसी उपयुक्त चिन्ह के साथ लेते हुए गणितीय गणना करना है। चिन्ह परिपाटी में किसी चरमान के लिए धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लेना ठीक निर्देशांक तल में संख्याओं के धनात्मक या ऋणात्मक होने के नियम के बराबर है। यहां गोलीय दर्पण के ध्रुव P को निर्देशांक तल के मूल बिंदु O से तुलना कर सकते हैं, मुख्य अक्ष को X एक्सिस से तथा गोलीय दर्पण की चौड़ाई Mn को Y एक्सिस से तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर की सभी दूरी को ऋणात्मक और दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर की सभी दूरी को धनात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी ऊंचाई को धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी ऊंचाई को ऋणात्मक लेंगे। तो इस नियम के अनुसार वस्तु दूरी u हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि सभी किरण आरेख में वस्तु को दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु की ऊंचाई h हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि सभी किरण आरेख में वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी f हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इस दर्पण में यह दूरी ध्रुव P के बाईं ओर होती है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी f हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि इस दर्पण में यह दूरी ध्रुव P के दाईं ओर होती है। आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। अब तक बताए गए सूत्रों और चिन्ह परिपाटी को इस एक उदाहरण में उपयोग करके हम और ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। प्रश्न है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 3 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के बारे में कहा गया है और चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए r इक्वल्स टू प्लस 3 मीटर और वस्तु दूरी 5 मीटर दिया गया है, तो u इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी। अब हमें प्रतिबिंब के बारे में सभी आंकड़ों को ज्ञात करना है। इसके लिए हम दिए हुए मान की सहायता से प्रतिबिंब दूरी v तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू r/2। इस सूत्र में r का मान रखने पर हमें फोकस दूरी F का मान प्लस 1.5 मीटर मिलेगा। अब हम दर्पण सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूत्र में वस्तु दूरी u तथा फोकस दूरी f का मान रखने पर हमें प्रतिबिंब दूरी अर्थात v का मान प्लस 1.15 मीटर मिलेगा। प्रतिबिंब दूरी का मान धनात्मक चिन्ह के साथ मिलना यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अतः हम यह कथन लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। अब हम आवर्धन सूत्र का उपयोग कर यह पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की कितनी गुणी है। तो v और u का मान रखने पर हमें m का मान प्लस 0.23 प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की 0.23 गुणी होगी। तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंब की प्रकृति को अपने भाषा में लिख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के साथ आपका यह अध्याय प्रकाश का परावर्तन यहीं समाप्त होता है। न्यूमेरिकल प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए आप NCERT और भारती भवन में दिए गए सवालों को हल कर सकते हैं। इस अध्याय को ज्यादा बेहतर तरीके से जानने, समझने और याद रखने के लिए इस वीडियो लेक्चर को अपने सहपाठी के साथ शेयर कर आपस में डिस्कशन जरूर करें। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।